नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैम सुधा यादव जी मैम के साथ, जो कि पूर्व सांसद भी हैं और भाजपा की कमेटी की संसदीय बोर्ड की सीनियर मेंबर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैम, कैसी हैं आप? ऑल वेल, सब बढ़िया। मैम, 17 जुलाई को हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया जा रहा है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि जींद को इतनी बड़ी सौगात मिली है और जींद जिले में एक इतिहास रचने जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सदियों तक याद किया जाएगा कि हिंदुस्तान की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब और कहाँ से चली। ये बहुत बड़ा विषय है और जींद वालों को सोचना चाहिए कि आने वाले समय में कितने एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न आएगा और इसका जवाब देंगे। तो स्वाभाविक है, हम तो इसलिए खुश हैं कि हरियाणा में आ रहा है। हमसे ज़्यादा खुश होंगे वो लोग जो जींद के निवासी हैं। और ये इतनी बड़ी सौगात है कि कुछ ही विकसित राष्ट्रों के अंदर जो ट्रेन चलती हो और वो आपके यहाँ पर चलनी शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि गौरव का क्षण होगा। और जिस समय प्रधानमंत्री जी इसको झंडी दिखाएंगे तो हम सबका मन बहुत प्रसन्नता से भी भरेगा, गौरव से भी भरेगा और इतनी खुशियाँ होंगी जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जैसे जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है, साथ में मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, तो इस जींद की इस तस्वीर को किस तरीके से देखेंगी आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब देश में आई, उसके बाद राज्य के अंदर भी आई, तब से एक ही लक्ष्य के साथ में काम हो रहा है, विकसित राष्ट्र। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जो काम किए जा सकते हैं उन सब पहलुओं पर काम हो रहा है। हम ये कहें कि 12 साल में सब कुछ कर दिया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन 12 साल में बहुत कुछ कर दिया, ये सच है। और उसी सच्चाई के अंदर जींद के अंदर ये काम आ रहा है। और मैं तो ये कहूँगी कि हरियाणा के अंदर 2 एम्स परिकल्पना के भी बाहर है जो मोदी जी ने हम लोगों को दिए हैं। अभी नारनौल के अंदर भी, कोरियावास के अंदर च्यवन ऋषि के नाम से एक मेडिकल कॉलेज है, उसका भी उद्घाटन होगा, आपके यहाँ भी होगा। हाइड्रोजन ट्रेन भी चलने वाली है। तो ये सारे विषय बहुत प्रसन्नता के हैं। ज़मीन से उठ कर के राजनीति तक का सफ़र, और जैसे कि आपके जो पति हैं वो कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, तो इस तरीके से एक राजनीति का सफ़र कैसे तय किया आपने? देखिए, शुरू में तो लगता था कि भाई राजनीति कैसी होती है, लेकिन मैं अपने स्कूल टाइम से ही सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहती थी। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अंदर मैंने बहुत लंबा काम किया, प्रेसिडेंट अवॉर्डी भी हूँ। और जब मैं 11th में पढ़ती थी तब मैं एशिया पैसिफिक गर्ल गाइड जम्बूरी में मलेशिया चली गई थी। तो समाज के अंदर काम करने का, लोगों के बीच में काम करने का, और जिस समय मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी तो मैं NSG में रहती थी, वहाँ पर मानेसर गांव पास में था। मैं एक एक घर की घंटी बजा करके 11th-12th के बच्चों को पकड़ करके लाती थी कि केमिस्ट्री मुझसे सीखो, नॉट एज ए ट्यूशन बट क्योंकि मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसे इम्पार्ट करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। तो इस काम में मेरी रुचि थी। लेकिन वो राजनीति एक अलग तरीके की होती है। आने के बाद में भी मैं सोशल वर्क और राजनीति को मिलाकर के काम करती रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मुझे बहुत अधिक सम्मान भी मिला है। आज जिस कमेटी के अंदर मैं हूँ वो देश में भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च कमेटी है। इसके लिए भी मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ और जनता का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने लंबे समय में चुनावी राजनीति से दूर रहने के बावजूद भी लोगों का प्यार और स्नेह मेरे साथ में बना हुआ है। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जुलाई को आ रहे हैं और आपके साथ उनका पहले भी अनुभव रहा है, तो आपने कुछ चीज़ें साझा की थी कि क्लश वाला एक मोमेंट आपने साझा किया था, वो क्या कुछ था, आप थोड़ा बता पाएंगे? देखिए, मोदी जी ने मुझे चुनाव लड़वाया, ये सब लोग जानते हैं। वो हरियाणा के प्रभारी थे और उस प्रभारी के नाते उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद मुझे ढूंढा कि कोई पढ़ी लिखी महिला जो कारगिल वॉर की विडो हो उसको हमको लेकर के आना है। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे टेलीफोनिकली कन्विंस किया था वो बहुत मार्मिक था। उन्होंने मुझे कहा कि सुधा जी, तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया है
अब आप शिक्षण का काम छोड़ करके समाज सेवा के लिए राजनीति में उतरे। मैंने कहा मुझे राजनीति आती नहीं, मुझे मालूम ही नहीं राजनीति में होता क्या है। हरियाणा में मेरी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई तो मैं कम जानती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसी भी चीज़ में कदम बढ़ाओगी तो उस काम को पूरा करने में मेहनत से सब सफलता मिलती है। आपके पति ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है तो अब आपको भी राष्ट्र के कामों में समर्पित होना चाहिए। वहाँ से मैंने शुरुआत करी और फिर वो मेरे चुनाव को लड़वाने के लिए आए। उनका स्नेह मुझ पर इतना था कि छोटी बहन के रूप में उन्होंने मुझे पूरा चुनाव लड़वाया और उन्होंने मुझे वादा किया था कि चुनाव के अंदर जो कुछ भी पैसा लगेगा वो संगठन पैसा लगाएगा, ना तुम किसी से लेना और ना तुम किसी को देना। क्योंकि मैं टीचिंग में थी तो मुझे लेने का भी स्वभाव नहीं था और देती मैं कहाँ से। तो उन्होंने अपनी माताजी के द्वारा दिए गए 11 रुपए से मेरे चुनाव की शुरुआत कराई थी और मुझे सांसद बना करके वहाँ पर भेजा और आज मैं पार्टी के संगठन के अंदर काम कर रही हूँ। और इतने वर्षों से मैं लगातार उन्हीं की प्रेरणा से बिना किसी शिकायत के, बिना थकान के इस काम को करती जा रही हूँ, जिसमें मुझे अब आनंद आता है। जी, विपक्ष लगातार कटाक्ष करता रहता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उन्होंने कहा कि 2011-12 में हमने जो रेलवे ट्रैक पर जो पटरियां बिछाई थी वो हमने काम किया था। अब जो हाइड्रोजन लेके आ रहे हैं इस बारे में वो काफ़ी कटाक्ष कर रहे हैं कि पटरियां हम लोगों ने बिछाई थी, अब चाहे ये हाइड्रोजन ले आए या फिर वंदे भारत ले आए। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जीटी रोड भी कांग्रेस के राज में बनी होगी तो हम चलना थोड़ी बंद कर देंगे या व्हीकल थोड़ी जाने बंद हो जाएंगे। जी, ठीक है, उनका शासन था, उन्होंने अपने शासन में काम किया। आप अपने शासन की उपलब्धियां तो गिना सकते हैं लेकिन उस पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते। आपको कटाक्ष करना भी नहीं चाहिए। हरियाणा के अंदर अनेक लोगों का शासन रहा है। बंसीलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, चौटाला जी भी मुख्यमंत्री रहे, फिर हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, बाद में खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे। सबने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ काम किए हैं। आप अपने काम को गिना सकते हैं लेकिन आपकी बनाई हुई पटरी पर किसी की ट्रेन नहीं चल पाएगी या आपकी बनाई हुई सड़क पर आप सत्ता पक्ष के लोग जो हैं गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ये सोच मुझे थोड़ी अजीब लगती है, जिस पर इतने बड़े नेता को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैम, आप युवाओं और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं से मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हमें कोई कुछ देगा तो देगा कोई कुछ नहीं। क्षमताओं को पहचानिए, उसके अनुरूप काम करिए। और महिलाओं में क्षमताएं इसलिए ज़्यादा होती हैं कि वो समाज का और परिवार का सामंजस्य बना करके काम करने की क्षमता रखती हैं। वो उस क्षमता को अगर पहचान जाएंगी तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे बढ़ेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो देख सकते हैं अभी हमने सुधा यादव जी से बातचीत की जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बताया। विपक्ष के जितने भी कटाक्ष थे उन सबका जवाब दिया। तो बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवानी।